हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये उसी की लगभग एक सीरीज है यारों के लिए। उसी में आज हम आगे देख रहे हैं और पार्ट 3 इसमें कवर कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इसमें डाला है। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं वो सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में लेहबरी के नाम से लोकप्रिय कौन सी पर्णपाती झाड़ी है? तो वो है सीवक थॉर्न। अगला है, भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? जानवरों को दर्द निवारक दवा। दो तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कई बार दवा का नाम दे देगा जिसका नाम है डिक्लोफेनेक सोडियम, और कई बार यही पूछ लेगा कि कमी का प्रमुख कारण क्या है। और अगर ऑप्शन में केवल जानवरों की दर्द निवारक दवा लिखी है तो भी वो भी आपको टिक करना होगा। अगला है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बांगुल जिसे हम कहते हैं फ्लाइंग फॉक्स कौन है? वह है चमगादड़। इसे ही ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी हम जानते हैं। तो आप याद रखिएगा, फ्लाइंग फॉक्स को हम किस नाम से भी जानते हैं? ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है? एक भारतीय वन्यजीव संदर्भ में फ्लाइंग फिक्स कौन है? तो चमगादड़ अगर ऑप्शन में होगा तो आप इसे टिक करेंगे। समुद्री स्तनधारी और समुद्री घास खाने के कारण किसे समुद्री गाय भी कहा जाता है? ड्यूगांग को। किसे कहा जाता है? ड्यूगांग को। भारत ने जैव विविधता उपसंधि के समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए थे। और यह आनुवांशिकी की रूपांतरित जीवों से संबंधित है। अगला है, भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। मेधा पाटकर किससे संबंधित हैं? यह संबंधित हैं नर्मदा आंदोलन से। अगला है, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? यह पहुंचती है विकिरण के रूप में। कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सभी के सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये कहीं ना कहीं आप इन्हें ज़रूर लिख लें ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा इन क्वेश्चन से, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। अगला है कि बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, लेकिन आवास ध्वस्त होने के कारण इसका अस्तित्व जो है वो खतरे में है। तो वो है भारतीय वन्य गधा का। ये सारी जो बताई गई थी परिस्थितियाँ वो भारतीय वन्य गधा के बारे में बताई गई और इनका बताया किस तरीके से इनका अस्तित्व खतरे में है। सिंह पूछी बानर जिसे हम मकाक अपने किस प्राकृतिक आवास में ये पाए जाते हैं? ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं। अगला है, चीता को भारत से कब विलुप्त घोषित किया गया था? इसको किया गया था 1952 में। जम्मू एवं कश्मीर का राज्य पक्षी कौन सा है? वह है काला गर्दन वाला सारस। अगला है, भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला है, भारत में रेड पांडा कहाँ पर प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? यह पाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? आर्द्र भू क्षेत्र। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन कहाँ न्यूनतम होता है? वह होता है गहरे सागर में। अगला है, तुम रोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक की लेखिका कौन है? वह है वंदना शिवा। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप रोक के इसे पॉज करिए और क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन से हैं? तो वह है जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रज्वलन, तैल चलित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन तथा अधिक वनों का उन्मूलन। अगला है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यह संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। विश्व का सर्वाधिक वनाच्छादित प्रतिशतता वाला देश कौन सा है? यह है सूरीनाम। अगला है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी फरवरी 1992 में। भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम में और पश्चिम बंगाल में। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने। किसने? जोसेफ फोरियर ने। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो ग्रीन हाउस को सर्वाधिक इम्पैक्ट करती है? वह है जलवाष्प।
ये प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली गैस है। ऐसी कौन सी गैस है जो पृथ्वी पर हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो वह है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभाव में आया? यह आया था 2005 से। इसी से कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण भी शुरू हुआ था। अगला है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? यह किया जाता है आइस कोर से। ओजोन परत की क्षरणता के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC कहते हैं, यह मानव निर्मित यौगिक हैं। ये ओजोन चित्र के लिए उत्तरदायी हैं। हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211 और 1301। मार्स गैस हम किसे कहते हैं? मीथेन को हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, CH4। अगला है ओजोन परत कहाँ होती है? ओजोन परत होती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में, और इसके निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 मीटर की ऊंचाई पर यह अवस्थित है और पृथ्वी को यह क्या करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अगला है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है? वह किया जाता है पराबैंगनी किरणें। इसके कारण त्वचा में कैंसर हो जाता है और अगर अधिक समय तक शरीर पर ये पड़ती रहती हैं तो DNA में भी आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो कितनी ज़्यादा नुकसानदायक है। अगला है ओजोन क्षेत्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ हुआ था? यह हुआ था अंटार्कटिका पर। कहाँ? अंटार्कटिका पर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ था? यह हुआ था 1 जनवरी 1981 से और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है ताकि ओजोन परत का जो क्षरण है उसको रोका जा सके। अगला है संताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है? वह किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। अगला है वर्षा ऋतु में ओजोन की परत की मोटाई कितनी होती है? यह सबसे कम होती है। वर्षा ऋतु में जो ओजोन परत होती है उसकी मोटाई सबसे कम हो जाती है क्योंकि मौसम के अनुसार जो ओजोन परत की मोटाई और पतला होना है वो बदलती रहती है। बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा मोटी होती है और इसके नापने की इकाई क्या होती है? डाप्सन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन परत के मापने की इकाई क्या होती है? तो डाप्सन। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रेऑन गैस भरी जाती है। कौन सी? फ्रेऑन गैस भरी जाती है फ्रिजों में। अगला है प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्र में कौन सी गैस भरी जाती है? अमोनिया। कौन सी? अमोनिया। अधिकतम पादप विविधता कहाँ पाई जाती है? तो अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। घड़ियाल जिसे हम गैवियलिस या का प्राकृतिक स्थान कौन सा है? चंबल नदी। यह मगरमच्छ कुल की एक प्रजाति है। जो घड़ियाल है वो मगरमच्छ कुल की एक प्रजाति है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। विश्व भर में लगभग 80% जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है विषुवतीय वनों में। कहाँ पर? विषुवतीय वनों में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? वह है ज्वाइंट पांडा। पग मार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन में। अगला है पेड़ पौधों तथा जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। पेड़ पौधों तथा जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पर है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। विश्व में मैंग्रोव वनों का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? एशिया में। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। पढ़ते रहें। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।